चैप्टर 9 अशोका द एम्परर हु गेव अप द वॉर। आज हम इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस करेंगे। फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज रॉयल प्रिंसेस ऑफन वेंट टू द प्रोविंसेस एट। अब जो राजकुमार होते थे उनको जो प्रोविंसेस बनाई गई थी, पाटलिपुत्र और जितने भी कैपिटल सिटी थी उनके अलावा जो छोटी छोटी प्रांतें बनाई गई थी वहाँ पे उनको एज अ क्या बना के भेजा जाता था, तो उनको वहाँ पे गवर्नर बना के भेजा जाता था वहाँ पे रूल करने के लिए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन इज पीपल इन फॉरेस्ट रीजन्स प्रोवाइडेड द मौर्यन ऑफिशियल्स विद। अब जो लोग फॉरेस्ट रीजन में रहते थे मौर्यन एम्पायर के अंदर, वो लोग मौर्यन ऑफिशियल्स को क्या प्रोवाइड करते थे? तो वो लोग एलिफेंट्स प्रोवाइड करते थे, टिम्बर प्रोवाइड करते थे, हनी प्रोवाइड करते थे, और जितने भी फॉरेस्ट के अंदर प्रोडक्ट्स होते थे वो सारे के सारे वो मौर्यन ऑफिशियल्स को प्रोवाइड करते थे। इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द गेट वे टू नॉर्थ वेस्ट। अब जो मौर्यन एम्पायर था उसके अंदर वहाँ पे जितनी भी सिटीज़ थी उनमें से कौन सी एक ऐसी सिटी थी जो कि नॉर्थ वेस्ट साइड जाने के लिए एक गेट वे था, यानी कि अगर हमें नॉर्थ वेस्ट में जाना है इंडिया के या एशिया के, तो कौन सी ऐसी सिटी थी जहाँ से होके हमें गुजरना पड़ता था? वो थी उज्जैन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन इज कलिंगा वॉज द एंशिएंट नेम ऑफ। अब जिस वॉर में अशोका ने गेव अप किया था, यानी कि कलिंगा का जो वॉर था उसमें जो नाम प्लेस है कलिंगा, उसका एंशिएंट नाम क्या था? यानी कि वो किस प्लेस का एंशिएंट नाम था? वो सेंट्रल उड़ीसा का एंशिएंट नेम था। इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्ट्स वर रिटन इन द। अब जो अशोका की द्वारा जो लिखी गई इंस्क्रिप्ट्स थी वो किस चीज़ में लिखी गई थी? तो वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई थी एंड ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखी गई थी। तो हमें यहाँ पे ऑप्शंस में स्क्रिप्ट पूछ रखी है कि कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी गई थी, तो ऑप्शन बी ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखी गई थी। सिक्स्थ क्वेश्चन इज फॉर मौर्यन रूलर्स विच ऑफ द फॉलोइंग वर इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट। जो मौर्यन रूलर्स थे उनके लिए ट्रांसपोर्ट का एक महत्वपूर्ण साधन क्या था? यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह अपना ट्रांसपोर्ट किस चीज़ के थ्रू करते थे? तो वो रोड्स एंड रिवर्स के थ्रू अपना ट्रांसपोर्ट करते थे। इसलिए ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। नाउ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय द एम्पायर। आप एम्पायर यानी कि आप साम्राज्य से क्या समझते हैं? तो एन एम्पायर इज अ वेरी बिग किंगडम, यानी कि एक एम्पायर एक साम्राज्य है, वो एक बहुत बड़ा राज्य होता है, यानी कि एक राज्य का बहुत बड़ा रूप है जिसे साम्राज्य बोला जाता है। व्हाट इज डायनेस्टी। अब डायनेस्टी क्या होता है? व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकेम रूलर्स वन आफ्टर अनदर। जब एक ही फैमिली के मेंबर्स एक के बाद एक रूलर बनते जाते हैं, किसी जगह को रूल करते जाते हैं, तो वो बन जाती है डायनेस्टी। इट इज़ अ लाइन ऑफ हेरिडेटरी रूलर्स। वो वंशानुगत एक लाइन है, यानी कि एक के बाद उनका जो वंश आता जाता है वो वहाँ पे उस जगह पे रूल करता जाता है। जैसे कि मौर्यन एम्पायर था तो उसके अंदर सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आए, उनके बाद में उनका सन बिंदुसार, फिर उनके सन अशोका, ऐसे लाइन वाइज वो वहाँ पे रूल करते गए, इसलिए उसको मौर्यन डायनेस्टी भी बोला जाता है। थर्ड क्वेश्चन इज मैंशन सम इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ द मौर्यन एम्पायर। अब हमें मौर्यन एम्पायर के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स बताने हैं। तो सम इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ द मौर्यन एम्पायर वर चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका। अब जो मौर्यन एम्पायर के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं उनमें से फर्स्ट जो नाम आएगा वो आएगा चंद्रगुप्त मौर्य का, क्योंकि उन्होंने ही मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना की थी, वो फाउंडर थे। सेकंड बिंदुसार एंड थर्ड उनके सन फिर अशोका। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हेन डिड चंद्रगुप्त असेंडेड द थ्रोन ऑफ मगध। यानी कि कब चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध जो उनका शासन था मगध के ऊपर, उस शासन को बढ़ाना स्टार्ट किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य असेंडेड द थ्रोन ऑफ मगध इन 321 बीसी। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने मगध का शासन 321 बीसी में बढ़ाना स्टार्ट किया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये बीसी क्या है? बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जो जीसस क्राइस्ट थे उनके जन्म से इतने साल पहले की बात है ये। फिफ्थ क्वेश्चन इज हु रोट अर्थशास्त्रा। अर्थशास्त्रा जो बुक थी वो किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्रा इज रिटन बाय चाणक्य। अर्थशास्त्रा जो बुक थी वो चाणक्य ने लिखी थी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के मेंटर और गाइड थे। Sixth question is name the king who was only in the history of the world who gave up conquest after winning a war.
यानी कि हमें एक ऐसे किंग का नाम बताना है जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसे फर्स्ट किंग रहे होंगे जिन्होंने अपनी विजय को त्याग दिया एक युद्ध को जीतने के बावजूद भी। यानी कि उन्होंने एक युद्ध को जीता और जीतने के बावजूद भी उस जीत को इंजॉय नहीं किया। तो अशोका द ग्रेट वॉज द ओनली किंग हु गेव अप द कन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग ए वॉर। तो अशोका द महान अशोका एक ऐसे किंग थे जिन्होंने अपनी विजय को भी त्याग दिया था एक युद्ध को जीतने के बावजूद भी। यानी कि उस युद्ध के बाद उन्होंने युद्ध को त्याग दिया था। 7th क्वेश्चन इज हु वर द धामा महात्मा। अब हमें पूछा है कि धामा महात्मा कौन थे। धामा महात्मा वर द ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय द अशोका who went from place to place teaching people about धामा। धामा महात्मा वो ऑफिशियल्स थे जो कि अशोका के द्वारा अपॉइंट किए गए थे जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, धामा को लोगों के बारे में टीच करते थे वहाँ जाकर। Now it's time of short answer type questions. Our first question is discuss the problems that Ashoka wanted to solve by introducing धामा। अब अशोका का जो किंगडम था वहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो कि अशोका धामा को इंट्रोड्यूस करके सॉल्व करना चाहते थे। तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी। तो अशोका वांटेड टू सॉल्व सेवरल प्रॉब्लम्स बाय इंट्रोड्यूसिंग धामा। ही वांटेड टू रिमूव मैनी प्रॉब्लम्स सच एज। अब अशोका थे वो कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते थे धामा को इंट्रोड्यूस करके। तो वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिन्हें रिमूव करना चाहते थे। तो वो प्रॉब्लम्स थी पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स दिस समटाइम लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स। अब जो लोग एम्पायर में रहने वाले लोग थे वो डिफरेंट रिलीजन्स को मानते थे और इसी वजह से उन लोगों के बीच में लड़ाइयाँ भी हो जाती थी और वो इन्हीं लड़ाइयों को रोकना चाहते थे। एनिमल सेक्रीफाइसिंग इन द वैदिक रिचुअल। और जो उनका वैदिक रिचुअल था उसके अनुसार जो एनिमल्स की सेक्रीफाइसिंग होती थी यानी कि भगवान को खुश करने के लिए लोग ऐसे मानते थे कि हम अगर एनिमल्स का सेक्रीफाइस करेंगे तो हमारे भगवान है वो खुश होकर हमारी जो विश है वो पूरी कर देंगे। तो वो इस चीज़ को रोकना चाहते थे। स्लेव एंड मर्चेंट्स वर इल ट्रीटेड। और जो स्लेव्स होते थे या नौकर चाकर होते थे उनके साथ में बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। जो उनसे बड़े लोग होते थे उनके मालिक होते थे वो, तो वो इस चीज़ को रोकना चाहते थे। क्वेरल्स इन फैमिलीज अमंगस्ट नेबर्स। और फैमिलीज़ के बीच में जो झगड़े होते थे और ना जो नेबर्स होते थे अड़ोसी पड़ोसी होते थे उनके बीच में जो झगड़े चलते थे रिलीजन से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड उन झगड़ों को वो रोकना चाहते थे। सेकेंड क्वेश्चन इज discuss the several means adopted by Ashoka to separate the masses of धामा। अब हमें कुछ ऐसे मीन्स बताने हैं जो कि अशोका के द्वारा अडॉप्ट किए गए थे। अशोका ने जिनको अडॉप्ट किया था धामा का मैसेज स्प्रेड करने के लिए उन्होंने मतलब क्या क्या चीज़ें अपनाई थी धामा का जो मैसेज था उसको दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो मीन्स अडॉप्टेड बाय अशोका टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धामा वर। अब उन्होंने जो जो तकनीकी जो चीज़ें उन्होंने अपनाई थी धामा का जो मैसेज था उसको स्प्रेड करने के लिए वो है अपॉइंटिंग ऑफ धामा महात्मा ऑफिशियल्स हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू टीच अबाउट पीपल अबाउट धामा। उन्होंने धामा महात्मा का अपॉइंटेशन किया यानी कि धामा महात्मा को अपॉइंट किया जो कि ऑफिशियल्स थे जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाते थे लोगों को धामा के बारे में टीच करते हुए। got his message inscribed on rocks and pillars and also instructed officials to read aloud those messages to people who cannot read। और उन्होंने उनका जो मैसेज था जो वो लोगों को पहुंचाना चाहते थे वो उन्होंने रॉक्स और पिलर्स के ऊपर लिखवा दिया था। और उन्होंने कुछ ऑफिशियल्स थे उनको भी इंस्ट्रक्ट किया उनको भी ना एकदम बाध्य किया कि जो लोग उस चीज़ को पढ़ नहीं सकते पढ़ने में असमर्थ हैं उनको वो खुद पढ़ के सुनाएं कि वो क्या कहना चाहते हैं उनसे। अशोका स्ट्रिक्टली फॉलोड द प्रिंसिपल्स ऑफ धामा हैंस इंस्पायरिंग अदर्स। और अशोका खुद एक किंग होते हुए भी उन्होंने धामा के जो प्रिंसिपल्स थे उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया था और दूसरे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बने थे कि अगर एक राजा इन सब प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकता है तो आम आदमी क्यों नहीं कर सकता। sent messengers to different countries such as Sri Lanka, Egypt, etc. to spread idea of Dhamma and the Buddhism। और उन्होंने अपने मैसेंजर्स भी भेजे थे डिफरेंट कंट्रीज़ में जैसे कि श्रीलंका इजिप्ट ताकि वो धामा का मैसेज स्प्रेड धामा का जो आइडिया है मेन जो प्रिंसिपल है वो स्प्रेड कर सकें साथ ही साथ बुद्धिज़्म को भी स्प्रेड कर सकें। बिल्ड रोड्स रेस्ट हाउसेज एंड डग वेल्स। उन्होंने रोड्स भी बनाई ताकि ट्रांसपोर्ट इजीली हो पाए रेस्ट हाउसेज बनाए ताकि लोग वहाँ आराम से रह सकें और कुएं भी खुदवाए।
अरेंजमेंट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, और उन्होंने ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की भी अरेंजमेंट्स करवाई। नाउ क्वेश्चन थर्ड, वाई इज़ द मौर्यन एम्पायर सेड टू बी द फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडिया? जो मौर्यन एम्पायर है उसको फर्स्ट एम्पायर क्यों कहा जाता है हमारे इंडिया का? एन एम्पायर मीन्स अ वेरी बिग किंगडम। एक एम्पायर यानी कि एक साम्राज्य का मतलब होता है एक बहुत बड़ा राज्य। द मौर्यन एम्पायर इज सेड टू बी द फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडिया because for the first time a large part of the country was politically unified under Mauryas। जो मौर्यन एम्पायर है उसे हमारे इंडिया का फर्स्ट एम्पायर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मौर्यंस के टाइम ही फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट पॉलिटिकली यूनिफाइड हुआ था, यानी कि राजनीतिक तौर पर एक हुआ था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। मौर्यन एम्पायर डिफीटेड द यूनिफाइड मगध, और जो मौर्यन एम्पायर था उन्होंने जो मगध था जो मौर्यन एम्पायर था उन्होंने मुगल्स को डिफीट कर दिया था और उन्होंने मगध को यूनिफाइड किया था। द पंजाब, वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, एरियाज वेस्ट टू द इंडस एंड मैनी अदर टेरिटरीज, और उन्होंने पंजाब, वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न साइड तो थी इंडिया की, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और जो एरिया था वेस्ट साइड का इंडस का, इन सभी पार्ट्स को उन्होंने एक कर दिया था और अपने अंडर ले लिया था। बिफोर मौर्यंस द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू सम स्मॉल एंड बिग किंगडम्स, और मौर्यन से पहले जो कंट्री थी वो छोटे छोटे और बड़े बड़े किंगडम्स में और स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड थी। मौर्यंस यूनिफाइड दैम, और मौर्यंस ही थे जिन्होंने उन सबको एक किया था। दस द मौर्यन एम्पायर इज सेड टू बी द फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडिया, और इसी वजह से जो मौर्यन एम्पायर है उसे हमारे इंडिया का फर्स्ट एम्पायर भी कहा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन इज वाई डिड मेगास्थनीज से अबाउट द कैपिटल सिटी ऑफ मौर्यन एम्पायर? यानी कि जो मेगास्थनीज थे उन्होंने मौर्यन एम्पायर की जो कैपिटल सिटी थी यानी कि पाटलिपुत्र, उसके बारे में क्या कहा है? मेगास्थनीज वॉज द एम्बेसडर ऑफ ग्रीक रूलर सेलिसस। जो मेगास्थनीज था वो ग्रीक रूलर सेलिसस का एक एम्बेसडर था, यानी कि उनका एक दूत था जो कि मौर्यन एम्पायर में मौर्यन जो डायनेस्टी थी वहाँ सेंड किया गया था। He wrote about Patliputra, the capital of Mauryan Empire, that was a large and beautiful city surrounded by massive walls। और उन्होंने जो वहाँ की कैपिटल सिटी थी मौर्यन एम्पायर की पाटलिपुत्र, उसके बारे में लिखा है कि वो एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही सुंदर सिटी है जो कि बहुत बड़ी बड़ी वॉल से सराउंडेड है, यानी कि उसके आसपास बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स बनी हुई हैं। इट हैड 570 टावर्स, और उसके अंदर 570 टावर्स हैं, एंड 64 गेट्स, और 64 गेट्स है। द हाउसेज वर बिल्ड ऑफ वुड एंड मड ब्रिक्स, और जो वहाँ के हाउसेज हैं वो वुड लकड़ी से और मड ब्रिक्स से, यानी कि कीचड़ की जो बनी हुई ईंट होती है उनसे हैं बनी हुई हैं। द प्लेसेस वॉज ऑल्सो ऑफ The palace was also of wood and was decorated with stone carvings and was surrounded by gardens and enclosure for keeping birds। और जो पैलेस था वहाँ का राजा का जो महल था वो भी लकड़ी से बना हुआ था और वो डेकोरेटेड था स्टोन कार्विंग से, यानी कि वहाँ पे पत्थर की नक्काशी की हुई थी, और उसके आसपास गार्डन्स बने हुए थे और बड़ी बड़ी दीवारें थी ताकि बर्ड्स वहाँ पे आराम से बैठ सकें। फिफ्थ क्वेश्चन इज राइट अबाउट अशोकाज धामा। हमें अशोका का जो आइडिया था, अशोका का जो इंट्रोडक्शन था धामा, उसके बारे में कुछ बताना है। धामा इज अ प्राकृत वर्ड फॉर द संस्कृत टर्म धर्मा। धामा है वो एक प्राकृत वर्ड है, जो संस्कृत वर्ड है हमारा धर्मा, उसको प्राकृत लैंग्वेज में धामा कहा जाता था। मीनिंग रिलीजियस ड्यूटी, और उसका मतलब होता है रिलीजियस ड्यूटी, यानी कि धर्म के प्रति हमारी ड्यूटी। इट एम्फेसाइज ऑन नॉन वायलेंस, चैरिटी, मर्सी, ट्रुथ, टॉलरेंस एंड प्योरिटी, और वो बेस्ड है नॉन वायलेंस के ऊपर, अहिंसा के ऊपर, चैरिटी के ऊपर यानी कि दानता के ऊपर, मर्सी यानी कि दया के ऊपर, ट्रुथ यानी कि सत्य के ऊपर, टॉलरेंस यानी कि सहनशीलता के ऊपर, प्योरिटी यानी कि पवित्रता के ऊपर। इट डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ ए गॉड एंड परफॉर्मेंस ऑफ ए सेक्रीफाइस, और उसके अंदर गॉड की वर्शिप और किसी भी एनिमल्स का सेक्रीफाइस इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं है। अशोकाज आइडिया ऑफ धामा वॉज बेस्ड ऑन ह्यूमन वैल्यूज, और जो अशोका का आइडिया है धामा का वो ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर बेस्ड है, एंड अ कोड ऑफ कंडक्ट इंस्पायर्ड बाय द नोबल टीचिंग ऑफ द बुद्धा। बुद्धा की नोबल टीचिंग से इंस्पायर्ड है।
Now long question answers. Our first question is how are empires different from kingdoms? यानी कि एक साम्राज्य है वो एक राज्य से अलग कैसे होता है. एम्पायर्स वर वेरी बिग किंगडम्स. हम लोगों ने चैप्टर में भी ये पढ़ा था कि एम्पायर्स होते हैं वो एक किंगडम का बहुत बड़ा रूप होता है. एम्पायर्स आर डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स इन द फॉलोइंग वेज. और एक एम्पायर है वो किंगडम से डिफरेंट है इन वेज के अंदर. फर्स्ट इज सिंस एम्पायर्स वर लार्जर देन किंगडम्स एम्परर्स नीडेड मोर रिसोर्सेज देन किंग्स. जैसे कि हमें पता है कि एक एम्पायर है वो किंगडम से बहुत बड़ा होता है. इसी वजह से वहाँ के एम्परर को, वहाँ के सम्राट को बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है अपने एम्पायर को चलाने के लिए एज कम्पेयर टू अ किंग. एम्परर नीडेड बिग आर्मीज देन किंगडम्स टू प्रोटेक्ट लार्जर एरियाज देन ऑफ किंगडम. अब वहाँ का जो एम्परर होता है एम्पायर का, उसे एक बहुत बड़ी आर्मी की ज़रूरत पड़ती है अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए एज कम्पेयर टू अ किंगडम. एम्परर्स नीडेड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कुड कलेक्ट टैक्सेस. और जैसे कि एम्पायर बहुत बड़ा होता है इसी वजह से वहाँ के एम्परर को एक बहुत बड़े नंबर ऑफ ऑफिशियल्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि वहाँ पर रहने वाले लोगों से टैक्स कलेक्ट कर पाएँ. और सेकेंड क्वेश्चन इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन चंद्रगुप्त मौर्य. अब हमें चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्यन एम्पायर के फाउंडर थे उनके बारे में कुछ लिखना है. चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फर्स्ट एम्परर ऑफ द मौर्यन एम्पायर बाय डिफीटिंग धानानंदा द लास्ट नंदा किंग एंड हैंस फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर. चंद्रगुप्त मौर्य ही वो फर्स्ट रूलर थे मौर्यन एम्पायर के जिन्होंने धानानंदा जो कि नंदा डायनेस्टी के लास्ट किंग थे उन्हें हराते हुए अपने मौर्यन एम्पायर की स्थापना की थी. ही रिसीव्ड द एबल गाइडेंस फ्रॉम अ वाइज मैन नेम्ड चाणक्य. और उन्हें बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिली थी एक बहुत ज़्यादा चतुर आदमी से जो कि थे चाणक्य, जो कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी में एक टीचर भी थे. फॉलोइंग हिज एडवाइस he also defeated. He was able to seize the throne of Magad and overthrow the Nandas. और उन्हीं की एडवाइस को फॉलो करके वो एबल हुए जो अपना मगध पे शासन, मगध के ऊपर कब्जा करने में और नंदाज को बाहर फेंकने में. He also defeated Seleucus, Alexander's governor, who after Alexander's death fought for Chandragupta's empire. और उन्होंने सेल्यूकस को भी हराया था जो कि अलेक्जेंडर के गवर्नर थे और जिन्होंने अलेक्जेंडर की डेथ के बाद चंद्रगुप्त मौर्य से उनके एम्पायर के लिए लड़ाई भी की थी. ही कैप्चर्ड मैनी एरियाज सच एज पंजाब, वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, अफगानिस्तान एक्सेट्रा. और उन्होंने सेल्यूकस को हराकर सेल्यूकस के अंडर जो एरियाज आते थे उन पे भी अपना कब्जा कर लिया था जो कि थे पंजाब, वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ इंडिया, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एक्सेट्रा और भी बहुत सारी जगह थी. ही मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ न्यू पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री as for the first time a large part of the country was politically unified under the Mauryas due to him. और उन्होंने हमारी इंडियन हिस्ट्री के अंदर एक नए पीरियड की, एक नए युग की स्थापना की थी क्योंकि फर्स्ट टाइम एक किंग के अंडर बहुत बड़े पैमाने पे एक कंट्री का बहुत बड़ा पार्ट राजनीतिक तौर पे एक हुआ था. यानी कि किसी लड़ाई के अंडर जीत पाकर उन्होंने कंट्री का बहुत बड़ा पार्ट एक कर दिया था. थर्ड क्वेश्चन इज अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर इन द वर्ल्ड हिस्ट्री. जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट. हमें इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है कि अशोका थे वो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर सबसे ग्रेटेस्ट एम्परर रहे थे. तो अशोका वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर नॉन इन हिस्ट्री. अशोका थे वो जितने भी ग्रेटेस्ट रूलर हैं जो कि हमारी हिस्ट्री के अंदर जाने जाते हैं उनमें से एक हैं. ही असेंडेड द थ्रोन इन 273 BC. और उन्होंने अपने शासन को बढ़ाना शुरू किया था 273 BC के अंदर. ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज डायरेक्टली टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शंस. और वो हमारी हिस्ट्री के अंदर ऐसे फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने अपना मैसेज डायरेक्टली लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी इंस्क्रिप्शंस के थ्रू. यानी कि जो मैसेज लिखे होते थे, शिलालेख पे लिखे होते थे, उन मैसेजेस के थ्रू उन्होंने डायरेक्टली लोगों के पास अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की थी. ही वॉज द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कन्क्वेस्ट कलिंगा आफ्टर विनिंग ए वॉर. और हमारी इंडियन हिस्ट्री के अंदर या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर भी वो ऐसे फर्स्ट किंग रहे
जिन्होंने कलिंगा का वॉर जीतने के बाद भी अपनी विजय को गेव अप कर दिया था, यानी कि उनका लास्ट वॉर था कलिंगा वॉर, जिसको जीतने के बावजूद भी उन्होंने अपनी जीत की खुशी नहीं मनाई और उस दिन के बाद से उन्होंने युद्ध को त्याग दिया था। अशोका हैड अ ग्रेटर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, और अशोका के पास में हमारी इंडियन हिस्ट्री के अंदर या वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी, यानी कि पैसों के तौर पे बहुत ज़्यादा यश था उनके पास में, बहुत ज़्यादा पैसे थे उनके एम्पायर के अंदर उनके पास। ही डिवोटेड हिज लाइफ टू द मॉरल एंड मटेरियल वेलफेयर ऑफ द पीपल, और उन्होंने अपनी सारी लाइफ को लोगों के नैतिक और भौतिक कल्याण के लिए गिव अप कर दिया था, डिवोट कर दिया था, यानी कि लोगों को मॉरल सपोर्ट मिले और लोगों को मटेरियल वेलफेयर का मीन्स है जैसे कि लोगों की जो बेसिक नीड्स है, जैसे कि हाउसिंग, क्लॉथिंग, फूड, वाटर, सैनिटाइजेशन एक्सेट्रा, इन सब जो नीड्स थी उनको पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को डिवोट कर दिया था। He decided not to fight any more war, rather win the hearts of people by love, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो आज के बाद कोई भी वॉर, कोई भी युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे और लोगों का दिल युद्ध के बजाय प्यार से जीतने की कोशिश करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन इज, why did Ashoka's victory in Kalinga war not bring any joy and satisfaction for him? जो अशोका की विक्ट्री थी कलिंगा वॉर के अंदर, वो विक्ट्री उन्हें कोई भी आनंद और कोई भी सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं दे पाई? तो अशोकाज विक्ट्री इन कलिंगा वॉर डिड नॉट ब्रिंग एनी जॉय एंड सेटिस्फैक्शन टू हिम। जो अशोका की विक्ट्री थी कलिंगा वॉर के अंदर, वो उन्हें ना ही तो कोई खुशी दे पाई, ना ही कोई सेटिस्फैक्शन दे पाई, बिकॉज द ग्रेट डिस्ट्रक्शन, डेथ एंड ह्यूमन सफरिंग इन द वॉर फिल्ड हिज हार्ट विद सोरो एंड रिमोर्स। क्योंकि इतना ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, जो मतलब तबाही मची थी लोगों की, इतने बड़े पैमाने पे डेथ हो गई थी, और जो ह्यूमन सफरिंग्स हो रही थी उस टाइम पे, कि डेथ के बाद में जैसे उनके घर के मुखिया की डेथ हो गई और उनके बाद जो रहने वाले लोग थे, जो उनकी वाइफ थी, उनके बच्चे थे, वो कैसे बिलख रहे थे, इन सब को देखकर उनका जो हार्ट था वो दुख और पश्चाताप से भर चुका था। द वॉर बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन अशोकाज लाइफ, और ये वॉर था जो कि अशोका की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर, और उन्होंने उस दिन डिसाइड कर लिया कि वो आज के बाद कोई भी लड़ाई, कोई भी युद्ध नहीं लड़ेंगे, बट टू विन द हार्ट ऑफ पीपल विद लव, और उन्होंने डिसाइड किया कि लोगों का दिल प्यार से जीतेंगे। वो ये चाहते थे कि ऐसा कोई युद्ध जिसके बाद मुझे ये सब देखना पड़े, लोगों को बिलखते हुए छोड़ना पड़े, इतने लोगों की मौत हो, इतना सब डिस्ट्रक्शन हो, ये सब मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं लोगों का दिल है वो प्यार से जीतना चाहता हूँ। नाउ मैच द फॉलोइंग। अब चंद्रगुप्त मौर्य हैं, वो इनमें से किसके साथ मैच होते हैं? वो एंशिएंट नेम ऑफ ओडिशा नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य है वो एंशिएंट नेम तो ओडिशा हो ही नहीं सकते। किंग हु गेव अप कंक्वेस्ट आफ्टर विनिंग ए वॉर नहीं, ये भी नहीं हो सकता। फाउंडेड ऑफ द मौर्यन एम्पायर, हाँ मौर्यन एम्पायर के फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो फर्स्ट है वो थर्ड से मैच होगा। सेकेंड है कौटिल्य। कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य एक मौर्यन किंगडम के वाइज मैन, एक चतुर आदमी थे, तो वाइज मैन इन मौर्यन किंगडम। फिर अशोका। अशोका कौन थे? अशोका वो आदमी थे या फिर वो एम्परर थे जिन्होंने अपनी विजय को भी त्याग दिया था एक युद्ध को जीतने के बावजूद भी। तो द किंग हु गिव अप कन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग ए वॉर, यानी कि थर्ड है वो सेकंड से मैच होगा। फिर पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन, ये जो सिटीज़ के नाम दिए हुए हैं वो मौर्यन एम्पायर में कैपिटल सिटीज़ थी। तो कैपिटल सिटीज़ ड्यूरिंग मौर्यन एम्पायर, ये फिफ्थ से मैच हो जाएगा। फिर फिफ्थ है कलिंगा। कलिंगा है वो कोस्टल उड़ीसा का एंशिएंट नेम है, इसलिए फिफ्थ है वो फर्स्ट से मैच हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होंगी।